हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, मज़ा में। ओके। तो दोस्तों, आज मेरी अजमेर जिला दर्शन की क्लास नंबर 2 है। कल मैंने क्या किया था, आपको एक प्रश्न दिया था, वो लास्ट में दिया था, और एक सुने प्रश्न दिया था। तो आप ऐसा करना, पहले इस प्रश्न को देख लो और पढ़ लो और इसका उत्तर देने की कोशिश करो, क्योंकि आप कमेंट में बताना, क्योंकि बताया नहीं आपने किसी ने अभी तक। तो और अभी तक क्या पता किसी ने देखा, चैनल को व्यूज नहीं किए होंगे, तो आप देखना और इस प्रश्न को एक बार वापस देख लो। फिर मैं आके अजमेर जिला दर्शन पार्ट 2 में चलते हैं। अजमेर के दूसरे पार्ट में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम अजमेर जिले के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल मैंने आपको नक्शे से पढ़ाने की कोशिश की थी। आज अपन जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो अपन से छूट गए हैं या आपने चर्चा नहीं की, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर जिले में की बात करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी, राजस्थान में जो 1857 क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी, अपन छावनी पड़ती है नसीराबाद में, वहां से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857। तो अपन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण तथ्य लिख देता हूँ अजमेर जिले से संबंधित। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है अपने पास महत्वपूर्ण तथ्य में? राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता? नसीराबाद छावनी, जो कि अजमेर पड़ती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? तो वो आता नसीराबाद छावनी। कब हुआ था दोस्तों? तो तारीख नीचे लिख देता हूं, 28 मई 1857। ये एक महत्वपूर्ण चीज है अजमेर जिले के बारे में, नसीराबाद छावनी। अब राजस्थान में जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ नसीराबाद छावनी में, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? बख्तावर सिंह। ठीक है दोस्तों, और आगे जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो उसमें और क्लियर कर दूंगा। अभी तक अपन ये लेकर चलते हैं। तो बेसिक नॉलेज मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे 1857 की क्रांति। अभी तो मैं आपको केवल इतना बता देता हूँ कि जो अजमेर जिला है उसमें क्या क्या आपको पढ़ने की चीजें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है महत्वपूर्ण तथ्य में अजमेर जिले के में, वो आता है कल्प वृक्ष। अजमेर में मांगलियावास नामक स्थान पर 800 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के जोड़े मिले हैं। ठीक है, तो मांगलियावास ठीक है, ये गांव है जहां पर 800 वर्ष पूर्व कल्प वर्ष के जोड़े मिले। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान में 800 वर्ष पूर्व कल्प वृक्ष के जोड़े कहाँ मिले? मांगलियावास, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि 6 नवंबर 2010 को अमेरिका का राष्ट्रपति था बराक ओबामा। बराक ओबामा ने भारत में मुंबई की यात्रा की, मुंबई में आए थे वो। तो बराक ओबामा ने क्या किया? एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अपन को पूछी जा सकती है, वो क्या? बराक ओबामा ने क्या किया? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अजमेर में स्थित कानपुरा गांव के लोगों से
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है मेरे पास, बराक ओबामा। बराक ओबामा। अभी अपना अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप 45वां राष्ट्रपति है। बराक ओबामा, इन्होंने क्या किया था, 6 से 10 नवंबर 2010 को भारत में, मुंबई में आए थे ये। भारत में मुंबई प्रवास के दौरान, कानपुरा गांव के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की थी। के दौरान कानपुरा गांव, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। कानपुरा, अजमेर के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो आ गया 28वीं क्रांति के बारे में। दूसरा पॉइंट है कल प्रश्न, और तीसरा पॉइंट है बराक ओबामा के बारे में। ये शायद मुझे लगता है आपको पता नहीं होगा, बराक ओबामा के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है मेरे पास, कौन सा, राजस्थान में आंवला की जो नर्सरी है वो कहाँ स्थित है, अजमेर में। और राजस्थान में आंवला की मंडी है वो कहाँ पर स्थित है, चोमू, जयपुर। और राजस्थान में जो कोड लाइब्रेरी है वो अकावाली, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। राजस्थान में, ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आंवला मंडी पूछे तो चोमू जयपुर, और आंवला नर्सरी पूछे तो अजमेर। राजस्थान में आंवला नर्सरी ये कहाँ स्थित है, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे नोट लिख के लिख लो, नोट लगा के लिखो दोस्तों, आंवला मंडी, आंवला मंडी, तो ये कहां पर आती है अपनी, चोमू जयपुर, चोमू जयपुर। ये महत्वपूर्ण चीज दोस्तों। 4 पॉइंट हो गए महत्वपूर्ण थे, और 5वां पॉइंट अपने पास ये आता है कि मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। 5वां जो पॉइंट आता है मेरे पास वो कौन सा आता है, मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अपना अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है, मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में, भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में स्थित दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अपन आगे की बात करते हैं। तो इसमें आगे की पॉइंट आता है, जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट आता है कि अपनी फल्गुबाई जो चरी नृत्य संबंधित है, उनका जन्म अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में हुआ था। याद रखना आपको, क्योंकि फल्गुबाई एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। उनका जन्म कहाँ हुआ था, किशनगढ़ में होता, गुजर जाति की महिला है। ठीक है, फल्गुबाई, छठा पॉइंट लिख लीजिए, फिर आप इसकी सुन लेना, मैं हट जाऊंगा। फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना, इनका संबंध किससे, जन्म कहाँ हुआ था,
किशनगढ़ में, इसलिए मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ जो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता होगा और पसंद तो आता होगा, तो आप बताइए कमेंट करके। कमेंट करके बताते नहीं आप, एक तो कमेंट करके बताया, और जो मुझे क्या कॉन्फिडेंस होता है, और मैं कुछ और आगे आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और उत्तर दीजिएगा किसी प्रश्न का, मैं आपसे उत्तर पूछता हूँ ना, तो आप उसका उत्तर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप उत्तर कमेंट करके दोगे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन अजमेर जिले में नदियों के बारे में, कि अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, कौन कौन से झीलें स्थित हैं, कौन कौन सी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, कौन कौन से किले बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन नदियों की। तो नदियाँ टॉपिक आता है अपना अजमेर जिले में, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ अजमेर जिले में जो नदी आती है, सबसे उसका नाम आता है सबसे पहले लूणी, लूणी नदी। लूणी नदी के बारे में आप पढ़ते होंगे, लूणी नदी। ठीक है दोस्तों, लूणी नदी। अगर अपन लूणी नदी की बात करें, तो लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नागपहाड़ से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है, अजमेर के। मैं आपको नदियों में पूरा डीप पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना है अपन को, ताकि अपन को नॉलेज हो जाए भाई लूणी नदी ये चीज़ है। अपन कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। अपन सीधे ही किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते कि अपन को जैसे लूणी पढ़नी है तो अभी की भी पूरी पढ़नी है, ऐसा नहीं। वो नदियों का टॉपिक अलग आएगा, झीलों का टॉपिक, अपन को और इंट्रोडक्शन लेना है इन चीज़ों का कि ये नदियाँ हैं, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है दोस्तों, अजमेर के नागपहाड़ से। अच्छा, इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जल बालूतरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी नदी आती है अपने पास बनास। बनास नदी भी राजस्थान के अजमेर जिले से होकर प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी को वशिष्ठी कहा जाता है, वर्णाशा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी नदी आती है अपने पास बनास खारी। खारी नदी का भी संबंध अजमेर से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नदियों की बात हो गई, बनास का उद्गम कहाँ से हो जाएगा, तो आप लिख लो खमनोर की पहाड़ी। मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको पूरा डीप। जब नदियों की बात होगी, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। ठीक है दोस्तों, राजसमंद। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खारी नदी का उद्गम होता है, दो खारी नदी आती है, देखो दोस्तों, मैं ध्यान रखना, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। खारी नदी दो है। एक तो खारी नदी है जिसका उद्गम होता है शेरगांव के पहाड़ी सिरोही से, जो लूणी की साइड नदी है। इस नदी का उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ी या सिरोही से। एक खारी नदी आएगी जो किसकी साइड नदी, बनास की, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, शेरगांव की पहाड़ियाँ सिरोही। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई नदियों के बारे में कि अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। अब बात कर लेते हैं अपन जलाशय के बारे में, जैसे पुष्कर झील, जैसे आना सागर झील, जैसे फायसागर झील, और छोटे मोटे जो भी जलाशय हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपन जलाशय या झीलों के बारे में। झीलें बोल सकते हैं, लेकिन जलाशय एक अच्छा वर्ड होगा, जलाशय। जलाशय में सबसे पहले आता है पुष्कर झील। मैंने आपको कल बताया था, पुष्कर झील की उत्पत्ति मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने फूल कर गिराकर पुष्कर झील का निर्माण किया था। पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा पुष्कर झील का निर्माण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मंदिर, पुष्कर में जो झील है, पुष्कर झील, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अर्धचंद्राकार झील। ठीक है दोस्तों, तीर्थों का मामा पर पुष्कर कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो पुष्कर झील के बारे में कल बता दिया और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, बावन घाटा झील भी बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन दूसरी चीज़ पर, आना सागर झील में। किसमें चलते हैं दोस्तों? आना सागर झील। तो लिख लेते हैं अपन आना सागर झील। आना सागर झील, देखो झीलों में पढ़ाऊंगा ये मैं चीज आपको। आना सागर झील, आना सागर झील का निर्माण चौहान वंश के राजा अर्णोराज चौहान ने खून से रंगी धरती, तुर्कों से युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें खून से रंगी धरती को साफ कराने के लिए करवाया था। ठीक है, तो अर्णोराज ने सन 1137 में चंद्रा नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी? चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो देखो 1137 में कराया, चंद्रा नदी के पानी को रोककर, चंद्रा नदी के पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, आना सागर झील के किनारे 5 बाह्य का निर्माण शाहजहां ने करवाया। सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर ने करवाया। देखो जहांगीर और शाहजहां मुगल शासकों के नाम है। तो अजमेर जिले से अपन ये भी संबंधित चीजें पढ़ेंगे कि किस किस मुगल शासकों का संबंध अजमेर जिले से रहा है। जैसे अकबर जी का संबंध रहा है, अकबर का संबंध, जहांगीर का संबंध रहा है, शाहजहां का संबंध रहा है, दारा शिकोह का संबंध रहा है, औरंगजेब का संबंध रहा है। 5 मुगल शासकों का संबंध अजमेर जिले से रहा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, ये हो गया, चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया था। फिर दूसरी झील आती है अपने पास, फाय सागर झील। फाय सागर झील, अब फाय सागर झील देखो, फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय ने बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया था। ठीक है, इंजीनियर फॉय नाम का इंजीनियर था। इसने क्या किया? बांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण कराया। अब क्यों करवाया? अकाल राहत कार्य के लिए इस झील का निर्माण, एक अकाल राहत कार्य का निर्माण, झील का निर्माण राजसमंद झील का करवाया, जो राज सिंह ने करवाया था, जिसमें बोला जाता है कि 1,10,99,308 रुपये कुछ खर्च हुए। ठीक है, तो ये हो गया फाय सागर झील। तीसरा आता है हमारे पास नारायण सागर, जो कि खारी नदी पर स्थित है, जिसे अजमेर जिले का समुद्र के नाम से जाना जाता है। तो वो अपन लिख लेते हैं, अपन, जगह की प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तीसरा पॉइंट नारायण सागर, नारायण सागर। ठीक है दोस्तों, तो मैं एरो बना के लिखता हूँ इसके बारे में। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है दोस्तों, अजमेर जिले का समुद्र, अजमेर का समुद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए एक बार एक्सो से, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। इसकी नोट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लिया आपने, आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है आपके? भाई अपन एक ही चीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, कौन कौन जलाशय। अब अपन ले लेंगे कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन व्यक्तित्व में लेंगे, जैसे रामकिशन सोलंकी, कपिल मुनि का संबंध ये कहाँ किस जिले से है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हरिदेव जोशी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन, अजमेर जिले में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम आता है टाटगर
रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। टाटगढ़ से आपको कुछ लगता है कि कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम टाटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया? देखो दोस्तों, टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, टोडगढ़ टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यारण्य। देखो, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य राजस्थान के 3 एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान के 3 संभागों से सीमांत है, अजमेर, पाली और राजसमंद। अब देखना कैसे। अजमेर, पाली और राजसमंद, ठीक है। अजमेर संभाग, ठीक है। अब पाली और राजसमंद की बात करते हैं। तो देखिए, अजमेर तो आ गया अजमेर संभाग में, ठीक है। राजसमंद आ गया अपने उदयपुर संभाग में, ठीक है दोस्तों। और पाली का कौन संभाग है, आप दिमाग लगाओ। तो अजमेर पाली संभाग आएगा अपने पास। पाली संभाग आ जाएगा अपने पास। कौन सा संभाग में आएगा दोस्तों? एक संभाग और आता है जिसमें पाली जिला उस संभाग में स्थित है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन 3 संभागों से सीमांत आता है ये राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो 3 संभागों से सीमांत आता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो दूसरे जिले में स्थित है, लेकिन अपन को क्या इसी के साथ याद रखना है, जब वो याद रहेगा। कौन सा वन्यजीव? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसका प्राचीन नाम बताता हूँ पहले आपको। इसका प्राचीन नाम क्या था? बरसावाड़ा। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बरसावाड़ा, टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का। और एक चीज और, टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में किन 2 क्रांतिकारियों को कैद करके रखा गया था, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले उसकी बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूँ मैं। जिस प्रकार टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अजमेर, पाली, राजसमंद में, उसी प्रकार कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली में स्थित है। आपको फर्क किसका देखने को मिलता है? केवल उदयपुर और अजमेर का। बाकी पाली राजसमंद दोनों में आता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है? टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में अजमेर, पाली, राजसमंद में स्थित है, और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली में स्थित है। इसके अंतर्गत वो एक गोपाल सिंह खरवा को कैद करके रखा गया था टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद करके, वो याद आ गया मेरे को, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन। तो वन्यजीव से संबंधित अजमेर जिले का एक और पॉइंट आता है मृगवन। मृगवन में आता है पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन की स्थापना 1965 में हुई थी। पुष्कर मृगवन, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है वन्यजीव संबंधित अजमेर जिले के। चौथा पॉइंट आता है, वो आता है अपने पास गोडावण, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण दोस्तों, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, मालमोडी कहा जाता है। गोडावण राजस्थान के 3 जगह पाया जाता है। एक तो पाया जाता है साकलिया अजमेर, क्योंकि अपन अजमेर जिला पढ़ रहे तो अपन अजमेर जिले के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अजमेर में साकलिया में गोडावण पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है सोरसेन बारा में, और तीसरा पाया जाता है अपने पास मरुद्यान जैसलमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी उपमा दी जाती है, जिसे नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं गोडावण, ठीक है। गोडावण राजस्थान में साकलिया अजमेर 3 जगह पाया जाता है दोस्तों। साकलिया अजमेर, सोरसेन
12 और एक जगह और आता है जो मरुद्यान जैसलमेर, मरुद्यान जैसलमेर। तो दोस्तों अब थोड़े से पॉइंट और बाकी है जो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैंने कैसे पढ़ाया, और उसका उत्तर देना है जो मैंने पहले पूछा है। उसके बाद मैं आपको अगला प्रश्न पूछूंगा, जिसके पहले मैं आपको अगला क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि भाई ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है। और कोई दोस्त अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस की, तो उसके लिए अच्छा बेस्ट कंटेंट इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिंक टू लिंक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बाय, गुड नाइट अभी के लिए। वैसे तो बोलना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए गुड नाइट, तो लेकिन मैं बोल देता हूँ आपको, अगर अगली क्लास और लगेगी तो मैं लगाऊंगा पॉलिटिकल के भी। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट जा चुकी है, लाइट सुबह से कहीं भी अभी तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय।